हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारे एग्जाम की डेट 9, 10, 11 अक्टूबर दी गई है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। 2022 का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, बट एग्जाम तो हमें देना ही है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जोर शोर से स्टार्ट कर देनी है। अगर हम बात करें टेक्निकल का, सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल की बात करते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिल्डिंग मटेरियल की बात करी जाए तो टेक्निकल का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो लेट्स सी कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल के एग्जांपल देखते हैं। तो पहला है हमारा लाइम। लाइम इज एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। टिम्बर स्टील, ब्रिक्स, लाइम, टिम्बर, स्टील, ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, कंक्रीट, स्टोन्स, रॉक, स्टोन्स, रॉक। तो अगर हम इन सबको देखें तो ये कुछ हमारे बिल्डिंग मटेरियल है। तो अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की, तो बिल्डिंग मटेरियल कुछ नेचुरल होते हैं, वहीं पे कुछ होते हैं हमारे आर्टिफिशियल। कुछ हमारे नेचुरल होते हैं और कुछ हमारे होते हैं आर्टिफिशियल। जब नेचुरल से हमारे को जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो अगर हमें मिल नहीं पाती, तो हम आर्टिफिशियल को बनाते हैं या फिर देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें वो जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमें जो चाहिए थी वो मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं लाइम की, तो लाइम हमारा नेचुरल है। जो भी हमारा लाइम है वो नेचुरल है। वहीं पे अगर हम टिम्बर की बात करते तो वो भी नेचुरल है। वहीं टिम्बर पहले यूज किया जाता था, लेकिन उससे उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती थी, तो हमने स्टील का इन्वेंशन किया, मतलब स्टील को ढूंढा था। स्टील, इसलिए स्टील आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। वेल, ब्रिक इज ऑल्सो आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। जब तक ब्रिक नहीं हमने करा था, तो उससे पहले हम स्टोन्स और रॉक्स को यूज करते थे। इसका मतलब स्टोन्स और रॉक्स हमारे नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है। वेल, सीमेंट एंड कंक्रीट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, क्योंकि सीमेंट की जगह पहले क्या यूज होता था, लाइम। सीमेंट और कंक्रीट भी हमारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। तो जब टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं उसमें बिल्डिंग मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं उसमें भी हम सीमेंट जो टॉपिक है, जो सीमेंट टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सीमेंट से शुरू करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीमेंट। तो अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक फाइन मटेरियल है। सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज सीमेंट? तो सीमेंट इज अ वेरी फाइन, सीमेंट इज वेरी फाइन मटेरियल। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम पाउडर शेप, पाउडर लाइक होता है, तो इट इज अ वेरी फाइन मटेरियल हैविंग एडहेसिव एंड कोहेसिव। अब देखो एडहेसिव और कोहेसिव कैसी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम एडहेसिव और कोहेसिव की बात करें, जैसे फेविकॉल है वो एडहेसिव है। जब दो डिफरेंट तरीके की मैटर को हम स्टिक करते हैं उसे बोलते हैं एडहेसिव। और कोहेसिव क्या होता है? सेम पार्टिकल्स में जो मतलब स्टिकीनेस देखी जाती है, जो उनका जुड़ने का तरीका है, उसे बोलते हैं हम कोहेसिव। तो सीमेंट इज अ फाइन मटेरियल हैविंग एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। अब अगर इसके पास एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये किसकी तरह काम करता है? एक बाइंडर मीडियम की तरह काम करता है। तो बिहेव्स लाइक अ बाइंडिंग मीडियम। तो किसी भी जो पार्टिकल्स हैं, जिन जो भी हमारे डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उसमें इस सीमेंट को मिला दे तो ये एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी रखता है और किसकी तरह काम करता है? एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह। तो कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट इज अ fine material having adhesive and cohesive property and behaves as a binding material. When we talk about cement, तो सीमेंट बेसिकली कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ था? तो 1824 से लेके 1825 में बोला जाता है इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। एंड किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया था? तो सर जोसेफ सर जोसेफ एस्पिडीन। सर जोसेफ एस्पिडीन जी हैं जिन्होंने हमारे सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया था। अब जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज उन्होंने देखी, मतलब जो सीमेंट इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था उसका इन्होंने नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। उस सीमेंट का नाम रखा था इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि जब इन्होंने ये मैन्युफैक्चर किया था, इस सीमेंट, जब ये सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ था, तो इसकी प्रॉपर्टी इट वाज एज सिमिलर एज, इसकी प्रॉपर्टी उस स्टोन की तरह सिमिलर थी जो पोर्टलैंड में मिलता है। so it the property of this cement was as similar as that stone which was found in Portland in England। तो जो स्टोन था इसकी प्रॉपर्टी से बहुत मैच कर रहा था ये सीमेंट की प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? पोर्टलैंड सीमेंट। वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट सीमेंट, अगर हम सीमेंट की बात करते हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चर है, जो सीमेंट का मैन्युफैक्चर है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये ऑब्टेन किया जाता है बर्न करके, बर्निंग टुगेदर। किस किस को बर्न करके? एक तो आर्गिलेसियस कंपाउंड, जो हमारा सीमेंट है वो किस किस को बर्न करके पाया जाता है? एक तो आर्गिलेसियस कंपाउंड, वहीं पे दूसरा होगा हमारा कैल्सेरियस कंपाउंड। तो अगर जब हम बात करते हैं आर्गिलेसियस और कैल्सेरियस कंपाउंड की, तो आर्गिलेसियस क्या होगा? कैल्सेरियस
कंपाउंड। तो आर्गिलेसियस क्या होगा, जो कंटेन करेगा हमारा एल्यूमिना, विच विल बी कंटेनिंग एल्यूमिना। वहीं पे अगर हम कैल्सेरियस कंपाउंड की बात करते हैं तो वो क्या कंटेन करेगा, कंटेन लाइम, लाइम कंटेन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम कंटेन करेगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये दोनों तरीके की जो मटेरियल है, जब इनको कंबाइन करेंगे हार्ड और हाई टेम्परेचर पे, कार्बोनेट, जब इन दोनों तरीके के मटेरियल को हम कंबाइन करेंगे और बर्न करेंगे हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर होता है 1450 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो जब इस पे टेम्परेचर पे हम इन दोनों को मिलाकर फ्यूज करेंगे, बर्न करेंगे, तब हमारा जो कंपाउंड निकल के आता है, जो मटेरियल निकलता है, वो हमारा होता है सीमेंट। और इसको किसने ढूंढा था, जोसेफ एस्पडीन ने ढूंढा था, मैन्युफैक्चर किया था। और इसका नाम पोर्टलैंड इसलिए लिखा था क्योंकि जो स्टोन पोर्टलैंड में, जो इंग्लैंड में पोर्टलैंड है वहां पर मिलता है, उसके जैसा था, इसलिए उसका नाम उन्होंने जो पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट, जब हम कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा लाइम। लिखना हो तो लाइम हो गया हमारा CaO, और इसका परसेंटेज होता है 62 to 67, डिपेंड करता है कि किस तरीके की सीमेंट को हम यूज कर रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट हो गया हमारा लाइम। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो लाइम बेसिकली, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, लाइम का होने का क्या मतलब है, एडवांटेज। अब ये ज्यादा परसेंटेज में, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बट अगर वहीं पे हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर इसका एक डिसएडवांटेज देखा जाए तो ये एक दिक्कत है कि सपोज अगर, मतलब ऐसी बात है कि 62 to 67% ही क्यों दे रहे हैं भाई, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो ज्यादा दे दो। पर जैसे इफ इट इंक्रीजेज, अगर ये जो प्रोपोर्शन हमें गिवन है, अगर उससे ज्यादा हो गया, इफ इट इंक्रीजेज द अमाउंट, अगर ज्यादा हो गया, तो ये क्या दिक्कत करता है, ये कर देगा अनसाउंडनेस क्रिएट। तो अगर अमाउंट क्रिएट कर देगा या एक्सेस में हो गया, इफ इट इंक्रीजेज द अमाउंट एंड बिकम एक्सेस, एंड बिकम एक्सेस, अगर एक्सेस में हमने इसको प्रोवाइड कर दिया एंड बिकम एक्सेस, तो फिर ये क्या कॉज करेगा, इट विल कॉज, ये क्या कॉज कर देगा, अनसाउंडनेस। अब यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आया जिसे बोलते हैं हम अनसाउंडनेस। तो अब अगर हम अनसाउंडनेस की बात करते हैं तो अनसाउंडनेस क्या होता है अभी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट पता चल गया कि जो लाइम है उसकी जो हमारी प्रोपोर्शन गिवन है वो 62 to 67%, हम इसी के बीच में इसको वेराई कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हर चीज को याद करते चलना है। तो अगर लाइम का एडवांटेज पूछा जाए तो एक MCQ बन गया कि कितने परसेंटेज में डिपेंड करता है, तो 62 to 67, वही उसका काम क्या है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमने उसे एक्सेस में दे दिया, मतलब 62 से 67% जो है उससे भी ज्यादा एक्सेस में दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अनसाउंडनेस कर देगा। वहीं पर अगर हमें समझना है अनसाउंडनेस क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलम को ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दिस इज अ कॉलम, अनसाउंडनेस को समझते हैं कि क्या होता है। तो सपोज दिस इज अ कॉलम, तो अब कॉलम है, तो क्या होगा कि अगर अनसाउंडनेस हो रहा है, अनसाउंडनेस हो रहा है, तो अनसाउंडनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस मीन्स कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना या वॉल्यूम में चेंज होना, चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज होगा, सपोज कॉलम में का जो ग्रेन्स है इनमें वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा कि ऊपर से रिएक्शन लगेगी। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो ऊपर से क्या लगेगी, हमारी रिएक्शन लगेगी। और जब रिएक्शन लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक क्रैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमारा क्रैक। अब सपोज क्रैक हो गया, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, क्रैक। अब क्रैक जब देखने को मिलता है तो क्रैक क्या होगा, क्रैक आ गया, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं तो वहां पर सेक्शन पे क्या होगा, पर्टिकुलर सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या होगा, एरिया डिक्रीज कर जाएगा मेरा, एरिया विल डिक्रीज, एरिया मेरा डिक्रीज कर जाएगा। अगर एरिया मेरा डिक्रीज कर रहा है तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, सपोज जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो एरिया मेरा डिक्रीज हो रहा है। अगर मेरा एरिया डिक्रीज हो रहा है तो हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड, जो भी मेरा लोड लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू मेरी कम हो गई, एरिया मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रेस मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और वहीं पे अगर ये स्ट्रेस मेरा परमिसिबल जो भी वैल्यू है मेरी, जो इसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ है, जो भी मेरे जो कॉलम है, अगर इसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ जो भी है, अगर उससे भी इंक्रीज कर गई, तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा, ये किस चीज को लीड करेगा, इट विल कॉज इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा एरिया डिक्रीज हुआ और स्ट्रेस इंक्रीज हुआ। अगर वो परमिसिबल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो गया तो इट विल कॉज, ये क्या कॉज करेगा, ये फेलियर को कॉज कर देगा, इट विल कॉज फेलियर। तो अब समझ में आया कि क्या हो जाएगा, तो
कोई भी चीज एक्सेस में दिक्कत है। तो जब हम लाइम की बात करते हैं उसका परसेंटेज 62 टू 67% है। वहीं पे जब हम उसकी एडवांटेज क्या है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पर अगर बोले स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो भाई बहुत सारा डाल दो, तो ऐसा नहीं है कि लाइम की प्रोपोर्शन इसी में रहेगी, क्योंकि जैसे ही वो इंक्रीज होगा, ज्यादा एक्सेस हो जाएगा अमाउंट में, अगर वो एक्सेस होने लगा तो क्या कॉज करेगा, अनसाउंडनेस। और वहीं पर हमें अनसाउंडनेस की प्रोसेस देखिए क्या हो जाएगा कि अगर जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है वहां पे वॉल्यूम चेंज होगा तो क्रैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लाइम विल कॉज excess lime will cause unsoundness, and the result of unsoundness is crack formation, and this crack can also lead to the failure of a structure. well, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने इस प्रोपोर्शन से कम कर दिया लाइम को, अगर मैंने इस प्रोपोर्शन से कम कर दिया तो हम कम भी नहीं कर सकते। अगर हमने कम कर दिया तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज होगा, और हम स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नाउ ऑन द सेकंड, नाउ आफ्टर द लाइम द सेकंड पॉइंट विल बी सिलिका। अगर मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की, तो वो क्या होगा हमारा, सिलिका। वहीं पे अगर हम सिलिका के परसेंटेज की बात करते हैं तो सिलिका का परसेंटेज वेराई फ्रॉम 17 टू 25%। इट वेराइज फ्रॉम 17 टू 25%। वहीं पे अगर मैं सिलिका के एडवांटेजेस की बात करूं, तो जब हम सिलिका के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो मैंने इस तरीके से याद किया था, S3। S3 क्या हो गया, पहला सिलिका, फॉर वन एस इट विल बी सिलिका। वहीं पे अगर हम दूसरे एस की बात करते हैं तो सेटिंग टाइम, दूसरे एस की बात करते हैं तो सेटिंग टाइम, और थर्ड एस क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रेंथ। थर्ड एस क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। तो आफ्टर लाइम द सिलिका विल बी इन द मोर अमाउंट, मतलब सबसे ज्यादा लाइम का परसेंटेज होगा, देन सिलिका विल बी इन द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज, बिकॉज इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर स्ट्रेंथ, मतलब इट इज ऑल्सो गिविंग स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। तो ये भी एक स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेंथ दे रहा है, तो इसका मतलब एडवांटेजेस क्या होगा सिलिका का, कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ सीमेंट बिकॉज इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। वहीं पे लेकिन हम बात करते हैं कि ज्यादा देर सिलिका रहने से क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, सेटिंग टाइम को ये इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, ये आर है, सो इट विल इंक्रीज द सेटिंग टाइम। अब जब तक मैं इनिशियल ना लिखूं आगे, जब तक हम इनिशियल को नहीं लिखेंगे, तब तक आपको ये फाइनल ही लेना है। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रॉपर्टी, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट स्टेज और वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल प्रॉपर्टी। तो जब तक हम इनिशियल को बोलेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये सोचा जाएगा कि इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल। तो ये कौन सी सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट। तो मतलब ये फाइनल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सेटिंग टाइम जो है, सेटिंग टाइम हमें मोस्टली ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। पहली बात तो सेटिंग टाइम हमारे लिए हमें ज्यादा चाहिए होता है, पर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की सीमेंट को हमें यूज करना है। मान लो कि अगर मुझे जैसे ये क्रैक है, क्रैक को फिल करना है तो मुझे इसमें सीमेंट फिल करना पड़ेगा। अगर सीमेंट फिल करना है तो मुझे कैसी चाहिए होगी, जिसका सेटिंग टाइम कम हो, ये जल्दी सेट हो जाए, मतलब ज्यादा सेटिंग टाइम ना हो, सेटिंग टाइम कम हो। क्यों, क्योंकि अगर सेटिंग टाइम कम होगा तो जैसे ही डाला वैसे ही सेट हो जाएगा। पर अगर सेटिंग टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा देर में सेट करेगी, तो क्या होगा दिक्कत, कि डाला और वो वहां से फ्लूइड की तरह वहां से फ्लो करने लगेगी। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, सेटिंग टाइम वेराई करता है कि किस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेटिंग टाइम की, तो पहली बात, सिलिका कौन सा सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मुझे सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए तो सिलिका का अमाउंट में इंक्रीज कर दूंगी, इसलिए ये वेराई कर रहा है। वहीं पे अगर सेटिंग टाइम कम चाहिए तो हम सिलिका का अमाउंट कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे वाटर की, जो भी मेरा वाटर में स्ट्रक्चर है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है, तो मुझे क्विक सीमेंट बनाना है, क्विक सेटिंग सीमेंट, कि जैसे ही वाटर में जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहां पर हमें क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए, तो उसका सेटिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। सेटिंग टाइम इसलिए डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि सेटिंग टाइम का जो हमारा परसेंटेज है, इट वेराइज फ्रॉम 17 टू 25%। एवरेज परसेंटेज हम 22% ले सकते हैं। S3 से याद कर सकते हो कि S1 एस फॉर सिलिका, अनदर एस फॉर सेटिंग टाइम, एंड इट इज ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक इनिशियल सेटिंग टाइम को हम डिफाइन नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज थॉट अबाउट अ फाइनल प्रॉपर्टी और अल्टीमेट केस। अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे सीमेंट का, दैट इज एल्यूमिना। अगर हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, तो दैट इज एल्यूमिना। सो व्हाट इज द परसेंटेज, अगर हम एल्यूमिना की परसेंटेज की बात करें तो एल्यूमिना परसेंटेज विल वेराई फ्रॉम 3 टू 8%। एल्यूमिना परसेंटेज विल वेराई फ्रॉम 3 टू 8%।
ठीक है। अगर एल्यूमिना की बात करते हैं तो ये बेसिकली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। अब अगर हम इसकी बात करते हैं एल्यूमिना की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, वेयर इज responsible for quick setting कि जल्दी से सेट करा देगा। क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्यूमिना। जब मुझे क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना होगा तो मैं एल्यूमिना का परसेंटेज बढ़ा दूंगी और सिलिका का परसेंटेज कम कर दूंगी। तो इसलिए ये कंपोनेंट को समझना है। जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर क्विक सेटिंग सीमेंट, इन डिफरेंट सीमेंट को देखेंगे तो उसमें किसको इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है, वो कैसे पता चलेगा, जब अगर हमें इसकी जो कंपोनेंट है इनका पता चले कि ये क्या प्रोवाइड करता है, इनको एक्सेस करने पे क्या होता है, ये सब हमें आइडिया रहेगा, तो खुद से हम ऊपर नीचे इसका परसेंटेज को कर सकते हैं। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, वहीं पे ये एक फ्लक्स की तरह काम करता है, ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। मतलब ये जब अभी हम क्लिंकरिंग टेम्परेचर वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि क्लिंकरिंग टेम्परेचर जब हम पूरे सीमेंट के प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से वो मैन्युफैक्चर होता है, तब वहां पे क्लिंकरिंग टेम्परेचर का काम आएगा। तो इट एक्ट एज अ फ्लक्स इट एक्ट एज अ फ्लक्स टू लोअर, जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर होता है उसको कम करने के लिए, जो उसका क्लिंकरिंग टेम्परेचर हमारे सीमेंट के मैन्युफैक्चर में, उसको कम करने के लिए, उसका टेम्परेचर को कम करने के लिए ये एक फ्लक्स की तरह काम करता है एल्यूमिना। तो हमने देखा कि ये एक तो क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे इसका परसेंटेज 3 to 8 में वेराई करता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं एल्यूमिना की, तो अगर ये एक्सेस में हो जाएगा, ये एक्सेस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दिक्कत, सो ये अगर एक्सेस में हो जाएगा तो इट विल वीकन द सीमेंट प्रॉपर्टी। ये है ना, वीकन कर देगा, किसको वीकन कर देगा, वीकन द सीमेंट। सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको ये वीकन कर देगा, कमजोर कर देगा हमारे सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट का काम क्या है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। वेल व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट, तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा हमारा, CaSO4। नेक्स्ट विल बी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि कैल्सेरियस और आर्गिलेसियस कंपाउंड जो है उनके मिलने पे, उनके फ्यूजन पे हमारा सीमेंट फॉर्म होता है। तो ये जो है उनके अंदर लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इसको हम बाहर से मिलाते हैं। जो हमारा ये कैल्शियम सल्फेट है इसको हम मिलाते हैं। अब कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, पर हम इसे मिलाते किसके फॉर्म में, तो हम पहले जिप्सम को मिलाते हैं। सो इट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। हम इसको किसके फॉर्म में मिलाते हैं, जिप्सम। तो जिप्सम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जिप्सम जब हम एड ऑन करते हैं तो जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम के फॉर्म में मिलाते हैं। और कैल्शियम सल्फेट हम बाहर से मिलाते हैं, लाइम, एल्यूमिना, सिलिका, ये सब क्या है, ये उसके अपने खुद के इंग्रेडिएंट है। तो और अगर इसका फंक्शन की बात करें तो इसकी फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। जो अब देखो यहाँ पर मैंने इनिशियल वर्ड यूज किया है, सो इट्स फंक्शन इज टू, क्या है इसका फंक्शन, इज टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। जब हम बात करते हैं जिप्सम की, कैल्शियम सल्फेट की, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर मैं सिर्फ सेटिंग टाइम बोलती तो हम फाइनल या फिर अल्टीमेट कंडीशन को मानते, लेकिन अब मैंने यहाँ पे वर्ड को डिफाइन किया है कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का, सेटिंग टाइम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जो सेटिंग टाइम है बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लेस करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए, उसको ये पूरी प्रोसेस करने के लिए जो टाइम मुझे चाहिए सीमेंट के लिए, वही हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। तो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड इट इज एड ऑन इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम के फॉर्म में एड ऑन किया जाता है। वहीं पे अगर जिप्सम का फॉर्मूला देखा जाए तो CaSO4 डॉट 2H2O। Well, after calcium sulfate, the another cement ingredient is iron oxide। अगर हम दूसरे ingredient की बात करें तो वो है हमारा आयरन ऑक्साइड, जो कि Fe2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला इज Fe2O3। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली पहले तो इसका कलर क्या होता है, अगर आयरन की बात करें तो इसका कलर होता है, आयरन की बात करते हैं तो ये होता है हमारा रेड कलर का। तो इसका खुद का कलर रेड होता है, बट ये बेसिकली इसका काम क्या है, अगर ये पर्टिकुलर परसेंटेज में
यूज किया जाए, तो अगर इसके पर्टिकुलर परसेंटेज में यूज किया जाए तो वो पर्टिकुलर परसेंटेज क्या है, 3 to 4%। वहीं पर अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो 3 to 4% में प्रेजेंट होता है। शायद मैंने कैल्शियम सल्फेट का परसेंटेज नहीं बताया, तो हाँ, कैल्शियम सल्फेट जो है हमारा 3 to 4% में ये भी प्रेजेंट होता है। ये भी वेराई करता है कि अगर मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम को किस तरीके से चेंज करना है। तो आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज है 3 to 4%। आयरन का खुद का कलर रेड होता है, बट ये जब हम इसको इम्पार्ट करते हैं तो ये क्या क्या इम्पार्ट करता है, इट इज एडेड इन द परसेंटेज ऑफ 3 to 4%। तो ये क्या क्या इम्पार्ट करता है, इम्पार्ट कलर, कलर को इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देता है, कलर इम्पार्ट करता है। पर बोलेंगे ये तो रेड है लेकिन हमारे सीमेंट का ग्रे कलर होता है, तो इसका परसेंटेज ज्यादा नहीं है, इस वजह से वो रेड कलर का नहीं है। बट या इट ऑल्सो इम्पार्ट द कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो जो बात करते हैं हम आयरन ऑक्साइड की, तो ये क्या इम्पार्ट करता है, एक तो कलर इम्पार्ट करता है, हार्डनेस इम्पार्ट करता है और स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। वहीं पे अनदर कंपोनेंट की अगर बात की जाए, अगर एक और कंपोनेंट की बात की जाए तो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया बोलते हैं जिसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया। तो MgO के फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, एमजिया, सॉरी MgO। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ये इट वेराइज फ्रॉम 1 to 3%। जैसे आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं वैसे ही इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है, ये भी अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये भी क्या करता है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, अगर ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो फिर ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, हमें भी ये भी जैसे आयरन ऑक्साइड ने प्रोवाइड किया था स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये भी अगर बात करते हैं तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इट इज एज सिमिलर एज आयरन ऑक्साइड। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो गया तो ये क्या है, अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो जैसे लाइम ने अनसाउंडनेस प्रोवाइड की थी, वैसे ही अनसाउंडनेस हमारी किसकी वजह से हो जाएगी, मैग्नीशिया की वजह से भी देखने को मिलेगी। जैसे लाइम ने हमारा अनसाउंडनेस प्रोवाइड किया था वैसे ही मैग्नीशिया की वजह से होता है। तो अभी सीमेंट में एक क्वेश्चन आता है कि अनसाउंडनेस किस किस की वजह से होता है, तो लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से, और अभी एक और टर्म पढ़ेंगे सल्फर। तो सल्फर की वजह से, लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलता है। और अनसाउंडनेस क्या था, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जब चेंज होने लगता है तो हमारा वो अनसाउंडनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो कंपोनेंट ऑफ सीमेंट में अगर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन की बात करें तो ये हमारा होगा सल्फर। अगर सल्फर की बात करते हैं तो द परसेंटेज ऑफ सल्फर विच शुड बी प्रेजेंट इन इट शुड बी अराउंड 1 to 3%। अगर हम सल्फर की परसेंटेज की बात करते हैं सीमेंट में तो इट शुड बी अराउंड 1 to 3%, इट वेराइज फ्रॉम 1 to 3%। वहीं पर अगर हम सल्फर के एक्सेस की बात करें कि अगर इफ इट विल बी इन द एक्सेस, इफ इट इज इन द एक्सेस देन व्हाट विल हैपन, अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी सीमेंट है हमारा, इट विल बी कॉजिंग अनसाउंडनेस, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अनसाउंडनेस की, अनसाउंडनेस। सो एक्सेस ऑफ सल्फर विल कॉज अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। और हमने अनसाउंडनेस समझा था, अनसाउंडनेस क्या होता है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम। अनसाउंडनेस की बात करें तो इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम। वहीं पे हमने आज देखा कि अनसाउंडनेस हमारा 3 वजह से हो रहा था। अनसाउंडनेस की बात करें तो इट वाज कॉजिंग ड्यू टू द एक्सेस ऑफ 3 मटेरियल कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट वाज लाइम, second was magnesia, and this third one now adds in the category is sulfur। तो सल्फर की वजह से भी, लाइम, सल्फर, मैग्नीशिया की वजह से हमें वॉल्यूम चेंज का प्रॉब्लम, वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो एज अनसाउंडनेस ऑफ अ सीमेंट। वेल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस कि अगर हम कंपोनेंट्स में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपोनेंट विल बी एल्कलीज। सो द परसेंटेज इट शुड वेराई फ्रॉम 0.5 to 1%। अगर इससे ज्यादा होता है तो एक तो हमारी स्टेनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एफ्लोरोसेंस भी बोलते हैं उसे, एफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एक्सेस ऑफ एल्कलीज विल कॉज एफ्लोरोसेंस। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि एल्कलीज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एल्कली विल बी प्रोड्यूस इन, मतलब किस तरीके से मिलेगा, तो एल्कली विल बी इन द सोडा एंड पोटैश। अगर हमारे सीमेंट के कंपोनेंट्स में सोडा एंड पोटैश आर प्रेजेंट, सोडा फॉर्मूला विल बी Na2O एंड पोटैश विल बी K2O। तो सोडा और पोटैश अगर प्रेजेंट है इसका मतलब एल्कलीज आर प्रेजेंट। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ एल्कलीज, एल्कलीज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सो इट विल कॉज एफ्लोरोसेंस, एफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके वजह से क्या होता है, एफ्लोरोसेंस, सो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट स्टेन। हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट स्टेनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, व्हाइट स्टेन आ जाएंगे। अगर व्हाइट स्टेन आ जाएंगे तो इट विल डिक्रीज द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, एस्थेटिक ब्यूटी जो होती है हमारी स्ट्रक्चर की, एस्थेटिक
ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रक्चर, एस्थेटिक ब्यूटी को डिक्रीज कर देगा, इट विल डिक्रीज द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रक्चर. सो एल्कलीज आर ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर सीमेंट. यहीं पे एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है कि विच इज कॉल्ड कैंसर ऑफ सीमेंट, विच कंपोनेंट इज कॉल्ड कैंसर ऑफ सीमेंट. तो कैंसर ऑफ सीमेंट किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको एल्स पे टिक करना है. सो विच इज कॉल्ड कैंसर ऑफ सीमेंट, तो इट विल बी एल्कलीज. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यू है, मोस्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो एमसीक्यू में आएगा कि कैंसर ऑफ सीमेंट क्या है, तो एल्कलीज, बिकॉज दे विल बी कॉजिंग एस्थेटिक, एक तो ये डिक्रीज करते हैं एस्थेटिक ब्यूटी को, और ये सोडा और पोटेश अगर हमारे कंपोनेंट में प्रेजेंट है सीमेंट में, तो एल्कलीज विल बी प्रेजेंट ओवर देयर. वेल कुछ एमसीक्यूज में बहुत डायरेक्ट डाटा पूछ लिया जाता है, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट डाटा रिगार्डिंग सीमेंट. अगर हम सीमेंट से रिगार्डिंग बात करें तो इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर सीमेंट के लिए अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट. तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की, तो सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है. अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर नहीं है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये मैंने एक सॉइल के लेक्चर में, हाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सॉइल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, किस तरीके का रेशियो होता है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट विल बी 3.15. वेल वहीं पे दूसरा पॉइंट है, ये सब डायरेक्टली एमसीक्यू के डाटा में आ जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट विल बी 3.15. वहीं पे अगर हम बात करते हैं मास ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, अगर हम मास ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करें तो इट विल बी 1.5. मास ग्रेविटी ऑफ सीमेंट विल बी 1.5. अगर हम बात करते हैं कि मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, अगर हम मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट की बात करें, वन बैग जो सीमेंट का होता है उसका अगर मास की बात करें तो वो 50 kg होता है. वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, तो वॉल्यूम कितना वेराई करेगा हमारा 34.7 लीटर. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट विल बी 3.15. वहीं पे अगर हम बात करते हैं मास ग्रेविटी ऑफ सीमेंट तो इट विल बी 1.5. मास ऑफ वन बैग विल बी 50 kg ऑफ सीमेंट बैग, एंड वॉल्यूम ऑफ वन बैग विल बी 34.7 लीटर. वहीं पे अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ सीमेंट का, तो अगर साइज ऑफ सीमेंट बैग की बात करें तो साइज की अगर बात की जाती है तो इट विल बी, साइज ऑफ सीमेंट बैग की बात करें, साइज ऑफ सीमेंट बैग, तो इट विल बी वेराई फ्रॉम, सीमेंट बैग की बात करते हैं तो 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर. सो 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर. कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट आज हमने डिस्कस किया है. तो कंपोनेंट सीमेंट की मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी, मिसाल इट विल ऑल्सो हेल्प यू इफ यू वांट टू. तो एल फॉर लाइम, अगर हम एल से बात करते हैं तो वो लाइम है. ए फॉर एल्यूमिना, एल्यूमिना, इट विल बी एल्यूमिना, बट हाँ इसका परसेंटेज याद रखना, ये उस हिसाब से नहीं है. देन ए फॉर एल्कली, एस फॉर सिलिका, एस फॉर सिलिका, आई फॉर आयरन ऑक्साइड, आई से बात करते हैं तो हमारा आयरन ऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन Fe2O3, और एम से हमारा था मैग्नीशिया, मैग्नीशिया. So this is a trick which I have used. Well, in the next lecture we are going to discuss about the Box compound and the process of the formation. किस तरीके से हमारा सीमेंट फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे. Thank you for watching the lecture. Keep sharing and like and subscribe. Thank you so much.